नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन आज पूरे हो गए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीतने से पहले ही सभी मंत्रालयों को पहले 100 दिन का लक्ष्य तय करने को कह दिया था। मोदी सरकार का दावा है कि तीसरी बार सरकार बनते ही उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तो पहले 100 दिन का कामकाज आज पूरा हुआ है, उस पर हम विस्तार से नजर डालेंगे। आज दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर विशेष कवरेज रही। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने हमारे साथ अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। तो आज क्या हुआ है 100 दिन में और क्या होना चाहिए अगले 4.5 सालों में, उस पर विस्तार से बात करेंगे। कुछ खास बड़े नेता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कुछ बड़े मेहमान भी होंगे। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली की है। दिल्ली में क्या आपकी बार खड़ाऊ सरकार होगी? क्योंकि आतिशी को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपना नेता मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया है। पर आतिशी क्या अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस करेंगी या आतिशी वाकई में अपने दम पर कोई आतिशी पारी खेलेंगी? क्योंकि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में मैडम जी की सरकार बन गई है, मैडम सर जी की सरकार बन गई है। और तीसरी बड़ी खबर और भी आज की, और वो तीसरी बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी एशिया से। पश्चिमी एशिया में पेजर बम से धमाके हुए, एक साथ सैकड़ों पेजर फट पड़े हैं सीरिया में और लेबनान में। और कहा जा रहा है कि इजराइल का यह बहुत बड़ा साइबर हमला है। कैसे सैकड़ों मील दूर से पेजर हमले हो सकते हैं, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं आज की तीसरी बड़ी खबर के तौर पर। तो बारी बारी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार के 3.0 के पहले 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर। आज गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, अश्विनी वैष्णव ने आज एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। जो सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में काम किया है उसका एक लेखा जोखा पेश किया। इसे दिखाने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार किस तेजी से तमाम मोर्चों पर काम में जुट गई है और उसका असर भी दिखने लगा है। ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि नीति निर्माण के क्षेत्र में मोदी सरकार स्थिरता की पक्षधर है और जरूरत पड़ने पर उसमें लचीलापन भी देखा गया है। रिपोर्ट में देश बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर नए कानूनों को लागू करने तक की बात इसमें की गई है। विज्ञान और तकनीक से लेकर कारोबार तक उठाए गए कदमों की विस्तार से जानकारी आज पेश की गई रिपोर्ट कार्ड में दी गई है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम मध्य वर्ग के लिए जो खास पहल की गई है शुरुआती 100 दिनों में, वो तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट कार्ड में सार्वजनिक की गई है। पहले 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी दावा किया कि एक देश एक चुनाव मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू हो जाएगा। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोगों की रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। उधर इस मौके पर जब सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए तो कांग्रेस ने भी विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार ने इन 100 दिनों में क्या कुछ नहीं किया उसको लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की। सुनते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, उसकी भी आपको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले 100 दिन कैसे रहे सरकार के आपकी नजर में? देखिए, पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है, मेरी भी शुभकामनाएं हैं। वो देश को खूब आगे बढ़ाएं, दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है। लेकिन एक बात आप जानते हैं ना, आपके दर्शकों बता, प्रधानमंत्री अपना जन्मदिवस मनाते नहीं है। आज वो कहाँ, उड़ीसा में है ना, बहनों के लिए, भगिनियों के लिए वो कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पर। दीपावली में वो कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पर, सेना के जवानों के साथ सरहद पर। होली में भी उनके पास रहते हैं। तो ये मोदी जी की सोच है
पूर्ण कर्मयोगी अपने जन्म दिवस पर भी काम करना है। अब जहाँ तक सवाल है, बहुत कुछ बातें आपने बताई है प्रेस से, वो विस्तार से आया भी है। मैं थोड़ा इसको बड़े रूप में देखना चाहता हूँ। सोच और सोच को जमीन पर लागू करने का संकल्प। 370 समाप्त हुआ ना, आज कश्मीर में चुनाव हो रहा है ना। आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। जहाँ गोलियां चलती थीं, जहाँ ढेलेबाजी होती थी, जहाँ पाकिस्तान के झंडे लाल चौक पे लहरते थे, वहाँ तिरंगा लहर रहा है, भारत माता की जय हो रही है और जनता कितना खुशी से कैंपेन कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग रात भर कैंपेन कर रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, आपके पत्रकार भी वहाँ गए हुए हैं। ये होता है बदलाव। और ये बदलाव इसलिए हुआ तो देखा करोड़ों कैसे टूरिस्ट पहुँचे, कैसे आईआईटी एम्स खुला, कैसे वहाँ पर लोगों को शांति दिखाई पड़ी, कैसे नगरपालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए जो रुके हुए थे। जब जनता इन चीज़ों का एहसास करती है ना, तो विश्वास बढ़ता है। जी, तो आज हमें बहुत खुशी है कि जमहूरियत जीत रही है कश्मीर में और पूरा वो पूर्ण राज्य बनेगा। तो ये भी एक 100 दिन का संकल्प है जिस पर मुझे बहुत गर्व है। बिल्कुल। बाकी 2-3 बातें मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इन 100 दिनों में एक तरफ देखिए आप, 70 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए 5 लाख के आयुष्मान भारत की व्यवस्था है। आपकी कमाई कुछ भी हो, करोड़पति हो या खाकपति हो। वहीं लखपति बहनों के लिए भी व्यवस्था है। वहीं लार्जेस्ट एमएसपी भी दिया गया है। वहीं 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की व्यवस्था है। 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को अवसर मिलेंगे। और तो और मोबाइल बनाने में अगर भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गया, तो अब सेमीकंडक्टर आ रहा है। तो ये देखेंगे आप तो लगता है सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास जो होना चाहिए। वक्फ बिल भी बन रहा है, उसमें भी जेपीसी का काम हो रहा है। 3 तलाक समाप्त हुआ, वक्फ में भी अमेंडमेंट होगा। तो ये हमारी सोच है जो भारत को आगे बढ़ाती है। जी, आपने कश्मीर का जिक्र किया। ये कांग्रेस पार्टी के प्रेस रिलीज में जो बातें की गई हैं उसका जिक्र कर रहा हूं कि इन 100 दिनों में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि टेररिस्ट अटैक 26 हुए, 21 जवान शहीद हो गए, 29 सोल्जर घायल हुए, जम्मू जैसे इलाके में आतंकी हमले होने लगे जो कि शांत इलाका था। इसको कैसे काउंटर करेंगे रवि जी आप? देखिए, पाकिस्तान परेशान नहीं है क्या कि 370 समाप्त हो गया, जनता तिरंगा लेकर के कैंपेन कर रही है। 15 अगस्त 26 जनवरी मन रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं, तो आते हैं तो मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते हैं? अब हमें ये बताइए। हमें अपने सैनिकों की शहादत पर गर्व है, हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनके मंसूबे सफल हो रहे हैं क्या? 1 हफ्ता से अधिक उनकी जिंदगी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का अगर यही बचा है तो गिनाते रहें। अब 25 साल उनके समय में कितनी लाशें गिरी मैं नहीं कहने वाला हूं, ये मेरी सोच कभी नहीं है। लेकिन कुछ लोग की सोच होती है कि खटाखट फटाफट हम करके दिखाएंगे, और अभी हिमाचल में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बच रहे। ये भी सोच है। एक सोच है स्थायी काम करने की। अब कश्मीर में कहा है कि हम उसको चुनाव कराएंगे, तो चुनाव हो रहा है। वादा किया है पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो वो भी कर रहे हैं, करेंगे। पर रवि जी, तरीका है। और बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है कश्मीर में, लोकसभा भी नहीं लड़ा, अभी विधानसभा में भी कश्मीर घाटी में बीजेपी नहीं के बराबर ही है। ये क्यों है? देखिए, पहली बात आप ये जान लीजिए कि हमने कभी नहीं कहा कि हम नहीं लड़ रहे हैं। अब हम इतने मुस्लिम लोगों को टिकट दिए हैं, तो आप ये भी दिखाते हैं कि बीजेपी पहली बार दे रही है। देखिए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर में बीजेपी पारंपरिक रूप से कमजोर रही है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज गुजर बकलवार को राज्यसभा में नामांकन किया कि नहीं किया है, आप मुझे बताइए। आज लोग हमारे पास आ रहे हैं। आज अनंतनाग में बीजेपी के उम्मीदवार लड़ रही कि नहीं लड़ रही है, आप हमें बताइए। तो ऐसा नहीं है, ये सोचना ठीक नहीं है। हमारी कोशिश है, और बाकी जम्मू में तो हम लोग पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं और कसकर लड़ रहे हैं। तो ये सोच ठीक नहीं है। लेकिन एक बात, जब आपने बात कही है, तो मुझे कांग्रेस पार्टी से पूछना पड़ेगा, 370 के बारे में आपकी सोच क्या है? आपके जो एलाइज हैं
फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे। 370 फिर आपसे कहूँगा, संविधान आप समझते हैं, संविधान के संशोधन से हुआ है ना, उसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है ना दोनों सदनों में। तो आपके वहाँ 5 लोकसभा की सीट है, अगर पांचों ये जीत गए तो क्या तीर मार लेंगे। कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं कहा है, इसीलिए ये चुप्पी बहुत सवाल खड़े करती है। 370 इतिहास है, 370 कभी नहीं होगा। कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा। रवि जी, पिछली बार पीडीपी के साथ अलायंस किया था आपने जम्मू कश्मीर में, क्या इस बार भी पोस्ट पोल सिनारियो में किसी कश्मीरी पार्टी, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं कश्मीर घाटी में, क्या उनके साथ कोई गठजोड़, कोई अलायंस होने की संभावना है भाजपा की? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव के नतीजों का प्रतीक्षा करिए, इस पर टिप्पणी हमारे नेता लोग कर चुके हैं। लेकिन अब पीडीपी की जो आपने बात कही, थोड़ा उसको हम साफ करना चाहेंगे। वो जो सरकार बनी थी वो उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ मत था। हम जम्मू में जीते थे, पहाड़ों में मुफ्ती साहब जीते थे, तो या तो फिर हम जाते दोबारा चुनाव कराने, तो फिर कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, फिर एक प्रोग्राम बना, हम उन्होंने काम किया, डिफरेंसेस बढ़े, वो हमारी बात नहीं मानती थी, हमने कहा नमस्ते, तो खुले तरीके से प्रोग्राम किया, रिश्ते बनाए और खुले तरीके से नमस्ते भी किया, भी आपने देखा होगा। तो देखिए, हम रिश्ते बनाते हैं ईमानदारी से, और जब रिश्ते नहीं निभ पाते हैं तो नमस्ते भी करते हैं बहुत मर्यादा के साथ। ये बीजेपी की सोच है। तो मैं ये मान लूं कि इस बार पीडीपी के साथ बीजेपी समझौता नहीं करेगी, ये क्लियर है? देखिए, इस पर मैं इन हाइपोथेटिकल सवालों का क्या जवाब दूं। हमारे डिफरेंसेस बड़े बुनियादी हैं। हाँ, और अभी पीडीपी का क्या होगा, अब्दुल्ला परिवार का क्या होगा, डायनेस्टीज का क्या होगा, रुकिए, मैं कश्मीर को फॉलो करता हूं। कश्मीर में बहुत नई नई हवा बह रही है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में उस ताजी हवा के जमहूरियत के झोंके को बहने दीजिए। आप रिजल्ट की प्रतीक्षा करिए। जी, 2014 282, 2019 303, 2024 240, तीनों बार सरकार चलाई सहयोगियों के साथ मिलकर। तीसरे टर्म में भी वही स्थिति है। मैं इस सवाल पे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस बार, क्योंकि 273 का आंकड़ा नहीं है भाजपा के पास, तो क्या ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं या ज़्यादा आसान है सहयोगियों को साथ लेके चलना? देखिए, पहली बात, अब तीसरी बार हम जीते हैं, और अगर माफ करिए हम बिहारी भाषा में थोड़ा बोले, जो टाएं टाएं करते हैं विपक्ष के लोग, वो 100 नहीं पहुंच पाए और सवाल हमसे करते हैं। तो दुनिया के अगर पूरे डेमोक्रेसी के इतिहास को देखिए तो तीसरे टर्म में इतनी पावरफुल विक्ट्री ये कम नहीं है। हाँ, हम 300 पार नहीं किए, सच्चाई है, उसे ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। कुछ कमियां रही होगी उसको ठीक करेंगे। और जहाँ तक अलायंस का सवाल है, इसका उत्तर आपने स्वयं दे दिया। 14 में हमें पूर्ण बहुमत था, फिर भी हमने कहा नहीं, हम इंडिया को साथ लेकर चलेंगे। शिवसेना हो, उस समय आपके रामविलास जी की पार्टी हो या अकाली दल हो। 2019 में भी हम सबको साथ लेकर चले, जदयू हमारे साथ थे, उनको भी रखा। तो हम अपने एलाइज को कभी छोड़ते नहीं है, भले हमारी संख्या 300 के ऊपर हो। इस बार भी, और मोदी जी तो न दबाव में झुकते हैं न झुकेंगे, दोस्तों का सम्मान पूरा करते हैं, बातचीत भी पूरी करते हैं, लेकिन जो भी देश के विकास के लिए ज़रूरी है वो करते हैं और करते रहेंगे। और उनके एलाइज भी उनको सहयोग करते हैं, चाहे वो नीतीश जी हों या चंद्रबाबू नायडू हों, अनुभवी नेता हैं, विकास को भी समझते हैं। रवि जी, 2 और इशू हैं, छोटी छोटी बात करूंगा मैं आपसे। आपने अलाइज की बात की, आपके अलाइज ने जातीय जनगणना के लिए आवाज़ उठाई है। नीतीश जी ने भी, चिराग पासवान ने भी, चंद्रबाबू नायडू जी ने भी। क्या जातीय जनगणना कराने पर ये एनडीए सरकार विचार कर रही है? क्या हो सकती है जातीय जनगणना? देखिए, ये नीतिगत मामला है। एक और सोच संघ की भी आई है, जातीय जनगणना सिर्फ जाति के लिए नहीं हो, जातीय जनगणना की सोच ये हो कि जो विकास में छूट गए हैं उनके पास हम पहुँचें। तो अगर विकास के लिए
सेंसस होता है तो अपने आप में उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अति पिछड़ों के विकास का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं महादलितों को जो अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली है उसका मैं स्वयं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, मिलनी चाहिए। लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, सरकार को अपना फैसला करने दीजिए। और वैसे भी जब मोदी जी की सरकार की सोच है सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास से, तो उसमें वो भी आते हैं जो विकास की दूरी से छूट गए, तो चिंता की जाएगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेटिव दिखाई दे रही है। जैसे वक्फ बिल जेपीसी के पास चला गया, लेटरल एंट्री पे कंट्रोवर्सी हुई, तुरंत प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, उसको वापस ले लिया। आप एनपीएस के बदले उसको और मॉडरेट बनाकर यूपीएस लेकर आ गए, ओपीएस से बेहतर आप, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है। क्या अग्निवीर में भी ये हो सकता है? क्योंकि उस पर भी कई बड़े बड़े फौजी अधिकारियों ने कहा है कि इसकी समीक्षा की ज़रूरत है। देखिए, अग्निवीर काफ़ी सोच समझकर बनाया गया है। और एक बार देखिए कि अग्निवीर में आजकल नौजवान बच्चे भी हैं और नौजवान बेटियां भी हैं, और कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका पैकेज कितना अच्छा है ये भी देख रहे हैं। और उनके अब वहाँ से लौटने के बाद उनको पुलिस में, उनको बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, सरकारी नौकरी में क्या वजन मिलेगा, ये भी बातें घोषणा की हो चुकी है। देखिए, फिर आपने कहा है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दुनिया भर में जो फाइटिंग फोर्स होती है उसकी उम्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। तो भारत की फाइटिंग फोर्स यंग होनी चाहिए, बलशाली होनी चाहिए, इसके लिए अग्निवीर योजना आई है और इस पर पूरा गंभीरता से विचार किया गया। स्वयं माननीय राजनाथ जी ने, प्रधानमंत्री ने कई बार उसको एक्सप्लेन भी किया है कि भारत अब दुनिया की एक बड़ी ताकत है और बड़ी आर्मी है, तो उस आर्मी की एज प्रोफाइल ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके हितों का, उनके भविष्य के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब कुछ लोग को हर चीज़ में राजनीति दिखाई पड़ती है, तो फिर मैं वही कहूँगा, हमारी सरकार खटाखट फटाफट वाली नहीं है कि राहुल गांधी को एक चिट पकड़ा दिया, कुछ बोल दिया और बाद में हिमाचल में तनख्वाह बेचने के पैसे नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं करते हम। मैं फिर से मैं समझा नहीं, पुनर्विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अग्निवीर पर? नहीं, ये किसने कहा कि पुनर्विचार होना चाहिए? अच्छा, ठीक है। ये तो किसी ने नहीं कहा। उसमें जो मजबूती की आवश्यकता है और उसके लिए जो बातें कही वो तो हो ही रही है बात। स्वयं गृह मंत्री ने कहा है, आज भी कहा है, बाकी प्रदेश सरकारें कह रही हैं, उनको कई पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनके लिए प्रायोरिटी दी गई है, तो हो ही रहा है। लेकिन अग्निवीर की समीक्षा की जानी चाहिए, ये किसने कहा आपको? अब कुछ लोग डिमांड करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अग्निवीर योजना सेना के बेस्ट फाइटिंग जनरल्स और स्पेशलाइज्ड थिंकिंग के बाद आई है। ओके, काफी चर्चा भी हुई है इस पर। रवि जी, आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमेशा अच्छा लगता है, कुछ कुछ सीखने को मिलता है आपसे बात करके। तो ये सुना आपने नितिन गडकरी को, लेकिन इस वक्त एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, और ये खबर पश्चिमी एशिया में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक नई तरह के बम धमाकों की खबर है। पेजर बम से हमला हुए हैं लेबनान और सीरिया में, और कहा जा रहा है कि ये हमले इजराइल की तरफ से कराए गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कुछ देर पहले एक बड़ी खबर सामने आई है, वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। पेजर, आपको याद होगा 90 के दशक में पेजर इस्तेमाल करते थे, वो पेजर आज की तारीख में भी इस्तेमाल किया जाता है लेबनान और सीरिया में। देखिए, सैकड़ों लोगों के पेजर एक साथ फटे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें हमने इकट्ठी की आपके लिए दिखाने के लिए कि कैसे पेजर फटे हैं अचानक। लोग बाग दुकानों में थे, अपने काम में मशगूल थे, उनके पेजर की घंटी बजती है, वो पेजर निकाल कर देखते हैं, और जैसे वो पेजर को देखने के लिए बटन दबाते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे पेजर बम से हमले सैकड़ों जगह पर हुए हैं, और जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसान भी हुआ है, कई लोगों की जान चली गई है, एक बच्चे की भी जान इसमें गई है। लेबनान से खबर आई है और सीरिया से खबर आई है। ये दो वो मुल्क हैं जो इजराइल के विरोधी हैं, जो हमास के साथ खड़े हुए हैं, और माना जा रहा है कि मोसाद ने, इजराइल की जो एजेंसी है, वो बड़े प्लान तरीके से इन हमलों को उसने अंजाम दिया है। सोचिए, आज की तारीख में आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल बगैर किसी चार्जिंग के, बगैर किसी चीज़ के अचानक फट जाए, आपका पेजर, आपका मोबाइल अचानक फट जाए तो क्या होगा?
कोई और किसी के हाथ से कंट्रोल है और वो आपके मोबाइल को, अभी तो होता है कि आप जब चार्जिंग कर रहे हो तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मोबाइल फट जाता है, पर ये अलग कहानी है। घंटी बजती है, फोन उठाते हैं, वो पेजर दबाते हैं और ब्लास्ट हो जा रहा है। ये बड़ी घटना है। ये तस्वीरें तमाम लेबनान से आई हैं और पूरी पश्चिमी एशिया को उसने हिला के रख दिया है कि ये कैसे हो सकता है, दूर बैठे पेजर से कोई कैसे किसी को मार सकता है। ये देखिएगा, यहाँ बम फटा। अगली तस्वीर दिखाएंगे, उसमें भी आप देखिएगा एक महिला डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रही है, पीछे में पेजर बजता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ऐसी तमाम खबरें आई हैं जिसको देखते लगता है कि पश्चिमी एशिया में दहशत इस वक्त फैला दी गई है। आज लेबनान में तकरीबन एक साथ हिजबुल्लाह से जुड़े कई लोगों के पेजर्स में धमाके हुए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 लोगों की शुरुआती तौर पर मौत की खबर आई है। 2700 से ज्यादा लोग इन हमलों में जख्मी हुए हैं, जो कि पेजर बम धमाके जिसको कहा जा रहा है। मारे गए 8 लोगों में से 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। सीरिया से भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी तरह की खबरें आई, वहां भी इसी तरीके से ब्लास्ट हुए। मेरे साथ मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जुड़ गई हैं, जो लगातार हमारे साथ इस खबर को कवर कर रही हैं और पूरे डिटेल्स हमको बताती जा रही है। कादम्बिनी, क्या माजरा है ये, पेजर से कैसे हमले हो सकते हैं? कि देखिए, अपने आप में ये साइ-फाई जैसी कोई कहानी लगती है कि पेजर जिसका इस्तेमाल कुछ जो संगठन है, खासकर आतंकी संगठन, वो इसलिए करते हैं ताकि वो ट्रेस ना हो पाए, उससे जो भी बातचीत हो वो ट्रेस ना हो पाए। सबसे कम जिसको कहा जा सकता है कि हैकेबल है, वो पेजर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था। और रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि ये पेजर अभी अपग्रेड किए गए थे, नए पेजर दिए गए थे हिजबुल्लाह के सदस्यों को, और उनको किसी प्रकार से साइबर तरीके से हमला हुआ है और उन सबको हैक कर लिया गया है। लेबनान में करीब 3:30 बजे, मतलब भारत के 6 बजे, एक साथ इन सभी पेजेस में धमाका होता है। और इन धमाकों में अब जो खबरें आई हैं, करीब 3000 लोगों के करीब इसमें घायल हैं। 8 लोगों की जान जाने की खबर अब तक आई है, जिनमें एक हिजबुल्लाह के सांसद जो हैं लेबनान में, उनके भी बेटे की मारे जाने की खबर है। ईरान के जो राजदूत हैं वहां पर बेरूत में, बताया जा रहा है कि उनके बॉडीगार्ड के पास ये पेजर था जो फट गया और उसमें ईरान के राजदूत भी घायल हुए। उनको चेहरे पर, हाथों में चोटें आई हैं। अस्पताल वहां के भरे हुए हैं, लोग वहां पर लगातार आ रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। अधिकतर इसमें से युवा नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। उसने स्टेटमेंट में पुष्टि की है 3 मौतों की, और उसके अलावा ये कहा है कि साइंटिफिक तरीके से पूरी जांच की जा रही है। सिक्योरिटी ब्रीच हुआ या नहीं, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जियोनिस्ट रेजीम जिसको वो कहते हैं, इजराइल की सरकार को, उसकी तरफ से अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं। अब ये अफवाहों की बात यहाँ पर हिजबुल्लाह इसलिए कर रहा है क्योंकि नॉर्दर्न इजराइल में लगातार वो बड़े हमले कर रहा है, और यूएस की तरफ से इजराइल को ये कहा गया है कि वो एस्केलेट ना करे। जी, लेकिन इजराइल जो है वो लगातार ये कह रहा है कि अब आज जो बयान आया है बेंजामिन नेतन्याहू का, उनका कहना है कि युद्ध के लक्ष्यों में से एक ये भी है कि नॉर्थ में जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा इजराइल में, उन वो वापस अपने घर जा सके। तो कहीं ना कहीं अब इसकी जो बात हो रही है वो ये कि इजराइल ने ये हमला किया है, सोफिस्टिकेटेड कोई टेक्निक है, और लेबनान की सरकार सीधे तौर पर इस पर इसका आरोप इजराइल पर मढ़ रही है। 2 चीजें पूछना चाहूंगा कादम्बिनी आपसे। जब मैं पेजर कह रहा हूं तो ये वही पेजर है जो 90 के दशक में भारत में आए थे और हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करके देखा है। ये वही पेजर है क्या? पहली बात तो ये। और दूसरा सवाल ये कि मैं कहीं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर कि बहुत बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह ने हाल ही में इन पेजरों को खरीदा है। तो क्या इजराइल ने सेंधमारी पहले ही कर दी? देखिए, जो हिजबुल्लाह का एक ऑपरेटिव है जिसने अनाम तरीके पर कुछ एजेंसी से बात की है, उसका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और ये जो पेजेस हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किए गए थे, बड़ी संख्या में ऑर्डर किए गए थे। एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा था कि इन पेजेस का इस्तेमाल होना चाहिए। आपको पता है 11 महीने से युद्ध चल रहा है और हिजबुल्लाह जो है वो हमास के समर्थन में लगातार लड़ रहा है। उसके पास अत्याधुनिक हथियार है और बहुत बड़ा खतरा वो इजराइल के लिए माना जाता है। तो एक तो फैक्टर ये हुआ कि ये सिक्योरिटी ब्रीच बड़ी ब्रीच है, जबकि हाल में पेजर ऑर्डर किए गए थे, सबके पास पहुंचे थे। जी, दूसरी बात ये है, जो आपने सवाल पूछा, ये 90 के दशक के ही पेजेस हैं, उसी प्रकार के हैं। उन्हीं पेजेस में आपको भी याद होगा कि रद्दोबदल, फेरबदल, कुछ मॉडर्नाइजेशन होता रहा है, लेकिन अब ये साफ नजर आ रहा है कि इन पेजेस का इस्तेमाल जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह कर रहा था ताकि वो ट्रैक ना हो, लेकिन वो दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है।
कादम्बिनी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये कादम्बिनी शर्मा थी ताज़ा अपडेट देती हुई। पश्चिमी एशिया में ज़बरदस्त दहशत है, पेजर बम से धमाके हुए हैं। आखिरकार क्यों पश्चिमी एशिया के ये दो मुल्क है जो लेबनान और सीरिया, ये आज की तारीख में जब मोबाइल का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, ये पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? देखते हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। लेबनान की राजधानी बेरूत शहर में अचानक कई धमाके होने शुरू हो गए और जैसी खबरें आ रही हैं उससे पता लग रहा है कि हिजबुल्लाह के कई वर्कर्स जो पेजर यूज़ करते हैं उसमें एक साथ कई धमाके होने शुरू हुए जिससे करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। इसमें से कई जो हैं हिजबुल्लाह के सदस्य हैं और कई नागरिक भी हैं। अभी इसका पूरा डेटा या जो कह सकते हैं कि इससे साफ फ़र्क पता चल सके कि कितने लोग हिजबुल्लाह के और कितने सामान्य नागरिक घायल हुए हैं ये पता नहीं चला है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सुरक्षा में सेंध लगाया है। और अभी फिलहाल हिजबुल्लाह की तरफ से जो बयान आया उससे ये पता लग रहा है कि इस हमले के पीछे या इस पेजर ब्लास्ट के पीछे जो है, पेजर विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ है। कुछ साल पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने जो वर्कर हैं या जो उससे जुड़े सदस्य हैं उनको ये कहा था कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि इजराइल इसी मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू लोगों पर सर्वेलेंस करता है, उनकी जासूसी करता है। और इजराइल इस मामले में माहिर है कि वो कैसे गाज़ा में खुद इजराइल या फ़िलिस्तीनी इलाके में और ख़ास करके लेबनान या वैसे देश जो उसके साथ शत्रुता रखते हैं उसमें बैठे आतंकी संगठनों या आतंकी सदस्यों के ऊपर ऐसी जासूसी के लिए मोबाइल फ़ोन का ज़रूर इस्तेमाल करता है। ऐसे में हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ये सब क्यों हुआ? पिछले 2-3 महीने से जब से गाज़ा की लड़ाई चल रही है हमास और इजराइल के बीच में, पिछले 1 साल से, इस बीच में इजराइल पर यमन से हूथियों ने हमला किया, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है और जो उत्तरी इलाका है इजराइल का वो लेबनान के साथ सीमावर्ती इलाका है, सीमा शेयर करता है वहाँ पर। और वहाँ पर जितने इजरायली नागरिक रहते हैं वो सब वो इलाका, सीमा के पास का इलाका छोड़कर शहर के दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं। और कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, पब्लिक प्रेशर था कि कुछ ना कुछ किया जाए। हालांकि वहाँ पर जनता ये भी कह रही है कि सबसे पहले सीज फायर किया जाए, गाज़ा की लड़ाई को रोका जाए, तो शायद हिजबुल्लाह, यमन के हूथीज और इराक के भी जो कुछ आतंकी संगठन हैं वो इजराइल पे हमला करना बंद कर दें। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कल ही यूएस के एक बड़े अधिकारी के साथ उनकी मीटिंग थी जो बाइडेन की टीम के सदस्य हैं और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो कल इजराइल में थे। उनके साथ बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत हुई जिसमें यूएस की तरफ से ये संदेश था इजराइल के लिए कि वो हिजबुल्लाह के साथ एक लंबी जंग ना छेड़े। लेकिन नेतन्याहू ने अपने बयान में ये साफ साफ कह दिया कि वो हिजबुल्लाह के लिए जो करना है करेंगे, जो इजराइल के लिए बेहतर होगा। और इस बार ये लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने बार बार ये कहा है कि हिजबुल्लाह का भी एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है गाज़ा की लड़ाई के बाद से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये जंग जो इजराइल और हमास के बीच गाज़ा में चल रही थी, क्या अब वो फैलती जा रही है। अमेरिका और साथ में कुछ पश्चिम एशिया के जो दूसरे अरब ममालिक हैं जैसे कतर, मिस्र है, कतर है, यूएई है, ऐसे बहुत से देश जो हैं इजराइल और हमास के बीच की जंग को रोकवाने के लिए सीज फायर की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि इस हमले के बाद या जो पेजर विस्फोट लेबनान में हुआ है उसके बाद ये लड़ाई और आगे बढ़ सकती है। नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की, और ये खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री आज मिल गया। आम आदमी पार्टी की युवा नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने आम राय से उसकी पुष्टि कर दी, अपनी सहमति दे दी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मिलने पहुंची। वहां अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपा और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा उनके सामने रखा। वो चिट्ठी उनको सौंप दी। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने पत्रकारों से बात की और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने को दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अनूठा उदाहरण बताया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा।
तो सुना आपने, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री युवा नेता हैं, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी का नाम आएगा और आतिशी यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होने वाली जिस दिन उनका शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में कुछ समय लग सकता है क्योंकि एलजी है, राष्ट्रपति से ऑर्डर लेने के बाद ही औपचारिक तौर पर न्योता देंगे। वो कब तक होता है इसमें शायद 2-3 दिन का वक्त लग सकता है, जैसा कि हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं। मेरे कुछ देर पहले जब आतिशी का नाम आया तो उनकी पुरानी साथी रही जो राज्यसभा की सांसद भी हैं, स्वाति मालीवाल, उन्होंने आतिशी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि संसद पर हमले के एक दोषी अफजल गुरु को लेकर आतिशी को उन्होंने घेरा और कहा कि वो एक कठपुतली मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगी और आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु का बचाव किया था। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। सुना आपने स्वाति मालीवाल को। दो खास मेहमान हैं, बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार मेरी सीनियर नीरजा चौधरी जी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी। फिर से नीरजा जी ने कल ही ऐलान कर दिया था मेरे इसी शो में संदीप कि आतिशी सबसे आगे हैं और आतिशी को बनना चाहिए, तो उसके लिए बधाई नीरजा जी आपको। आपने 24 घंटे पहले ये प्रेडिक्ट किया। मैं आता हूँ एक बार संदीप जी से बात कर लूँ। संदीप जी ने कहा कि वो 1-to-1 करना चाहते हैं। संदीप जी शुक्रिया, धन्यवाद। अब ये बहुत चल रहा है कि ये खड़ाऊ सरकार होगी, ये सिर्फ आतिशी जी जो है अरविंद केजरीवाल के नाम पर कामकाज करेंगे, ये उनके पास खुद की कोई ताकत नहीं होगी। नहीं, देखिए, चीफ मिनिस्टर होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके सामने 4-5 जो महीने बचे हुए हैं, 4-5 महीनों में आतिशी जी के लिए 2 क्लियर कट आउट काम डिफाइंड है। पहला तो उन्हें उन सारे कामों को जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू कराया था उसको कंटिन्यू कराना है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है और यही रही है कि इन सारे कामों को वो रोक लगा दे और जनता को त्रस्त करे। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी तो यही रहेगी कि ये सारे स्कीम्स कंटिन्यू कराने की कोशिश में रहे। वो तो अभी भी कर सकते हैं, दिल्ली के को 2 करोड़ लोगों के साथ वो तो आप देख ही रहे हैं। एलजी और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयत्न करते रहेंगे, हमें जो जिम्मेदारी मिली हम अपना प्रयत्न करते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को वापस से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें उनको लगना है, तो ये उनकी 2 प्रमुख जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि आज बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, बड़ा प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन क्यों किया। तो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इस देश में या विश्व में कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति आई होगी कि कोई एक राजनीतिक व्यक्ति ये कहे कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, और अगर आपको लगता है कि मेरे ईमानदारी में कहीं कमी है तो मुझे वोट मत देना। आज दिल्ली की राजनीति में जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी अग्नि परीक्षा के लिए गए हैं। वो उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा। मैं आपके पॉलिटिक्स ऑफ ऑनेस्टी पर मुझे कभी नहीं बैठना आता हूं आगे संदीप जी, लेकिन मुझे ये बात बताइए, अरविंद जी ये इस्तीफा तो पहले भी दे सकते थे। भाई अगर मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं जनता तय करे। 6 महीने वो जेल में रहे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्या ये बीजेपी के ट्रैप में नहीं आ गई आम आदमी पार्टी? बीजेपी लगातार कह रही है इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, और आखिरकार अरविंद केजरीवाल को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस्तीफा देना पड़ा। आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में नहीं आकर ही उन्होंने ये तय किया था कि भाई जब तक मैं जेल में रहूंगा मैं जेल से रिजाइन नहीं करूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों कहा था और क्यों आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड लिया था। भारतीय जनता पार्टी का एक मॉडस ऑपरेंडी रहा है
कि कई सारे राज्य जहां वो सीधे तरीके से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वहां धन के प्रयोग से या बल के प्रयोग से वो सरकारें गिराते आ रहे हैं। ऐसा करते 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 वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भी वही प्लान बनाया और इनका प्लान ही यही था कि अरविंद केजरीवाल जी पर प्रेशर डाल के उनसे रिजाइन करवाए। अगर वो रिजाइन करते तो पार्टी तोड़ते और फिर आगे की अपनी कार्रवाई ये करते। हमने ये प्रिंसिपल स्टैंड लिया क्योंकि हमें पता है कि कोई एक चवन्नी का कोई करप्शन हुआ नहीं है। प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि प्रजातंत्र को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल को बचाना है, तो रिजाइन नहीं करना है। आज जब वो बाहर आ गए, कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी, आज वो अपनी मर्जी से, फ्री विल से, आज ये परिस्थिति थी कि नैतिक मूल्यों के स्टैंडर्ड को ऊपर रखने के लिए आज उन्होंने ये त्याग पत्र दिया है और ये कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। कोर्ट तो अपना काम कर ही रही है, कोर्ट के अदालत सिर्फ से बरी होने से काम नहीं चलेगा। जनता जब तक बरी नहीं करेगी, जनता जब तक सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और एक ऐतिहासिक फैसला है। एक क्विक रिस्पॉन्स और चाहूंगा, आतिशी जी ही क्यों? गोपाल राय भी थे कैबिनेट में, कैलाश गहलोत साहब भी हैं, सौरभ भी हैं, वाई आतिशी? इनको क्यों चुना गया? अरविंद जी को ये क्यों पसंद आई? देखिए, इन 4-5 महीनों के लिए टेम्परेरीली एक मुख्यमंत्री सभी को चुनना था और वो कोई भी हो सकता था। आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए इतने कॉम्पिटेंट हैं और ट्रस्टवर्दी है कि उनमें से किसी को भी आप बना सकते थे। आतिशी जी बहुत सारे मंत्रालय बहुत पहले से देख रही थी, कंटिन्यूएशन में थी, प्रोसेस में थी और सबने मिलकर एक नाम पर चुन लिया। ये 5 महीने की बात है, तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी में ही संभव है। मेरे जैसा एक व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो आकर एमपी बन जाता है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। आतिशी जैसी यंग और फर्स्ट टाइमर जिन्होंने पॉलिटिक्स में रखा है, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये ऐसी राजनीति सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दे सकती है। आपकी तो पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी के लोग ही वहां पर दिखाई देते हैं और उन्हीं को ये काम मिल रहा है। संदीप जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। नीरजा जी, पॉलिटिक्स ऑफ ऑनेस्टी की बात कर रहे थे संदीप पाठक, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑनेस्टी कितनी चलेगी? देखिए, उन्होंने बहुत बड़ा गैम्बल लिया है केजरीवाल ने, क्योंकि गुनाहगार वर्सेस ईमानदार, आप क्या मानते हैं मुझे? तो जो इलेक्शन के लिए नैरेटिव है वो सिर्फ डिलीवरी नहीं है अब कि मेरी सरकार ने क्या किया है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा जब तक दिल्ली की जनता ये नहीं सर्टिफिकेट नहीं देती वोटों द्वारा। तो एक गैम्बल तो है, अगर काम कर गया तो जो केस है वो भी डाइल्यूट हो जाएगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका। लीगल तो चलेगा, अगर काम नहीं किया तो गैम्बल तो है, बहुत बड़ा रिस्क है जी। तो अब क्यों उन्होंने आतिशी को चूज किया, उसके कई कारण हैं। कारण है कि हाईली एजुकेटेड हैं, आर्टिकुलेट हैं, एक्सपीरियंस कई मिनिस्ट्रीज में हो चुका है और जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे तो बहुत नेचुरली उन्होंने लीडरशिप ग्रहण कर ली थी, जब क्राइसिस होती थी देखने को मिलती थी। तो एक अपील है उनकी मिडिल क्लास में, जो कि मैं कहती हूँ शीला दीक्षित की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सेंध लगी है, थोड़ा जो शाइन था वो कम हो गया है। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को वापस लाना अपने फोल्ड में, ये उनका एक बहुत बड़ा मकसद जरूर होगा। और आतिशी उसमें मेरे ख्याल कुछ रोल वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। अब बाकी चीजें क्या सिंपैथी पैदा होगी केजरीवाल के लिए, वो तो समय ही बताएगा, अगले सप्ताह बताएंगे। और 2 महीने की सीएम रहेंगी, 5 महीने की सीएम रहेंगी, पर ये तो आप मानेंगी ना कि ये अब की बार खड़ाऊ सरकार है। ये जैसे भरत ने राम जी के जेल जाने के बाद उनकी खड़ाऊ रखकर 14 साल तक रहे, वो तो महल में भी नहीं रहे थे, वो तो कुटिया में रहते थे। मुझे नहीं पता आतिशी मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होगी कि नहीं होगी जब उनको शपथ दिलाई जाएगी, पर ये आप तो मानो पूरी तरीके से ये खड़ाऊ सरकार या कठपुतली सरकार दिखाई दे रही है। देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं ना खड़ाऊ सरकार, खड़ाऊ सरकार जो मुझे रामायण का याद है, वो ऐसी खराब सरकार तो नहीं मानी जाती थी। हाँ, राम और लक्ष्मण वनवास मिला, चले गए वहां वन में सीता के साथ, तो भरत ने खड़ाऊ रख के
राज किया था, जैसा आपने कहा। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, अच्छा राज्य माना जाता था, खराब राज्य नहीं माना जाता था। अब वो 2 महीने रहेंगी या 5 महीने रहेंगी, या क्या, मैं जो सवाल करती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी नजरें नेशनल पॉलिटिक्स पे लगाएंगे, अपना फैलाव करेंगे अगर दिल्ली की सरकार जीत गई क्या, और या वापस वो आएंगे चीफ मुख्यमंत्री बन के? ये सब चीजें समय बताएगा कि किस तरह की जीत होती है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में, और हरियाणा में भी मैं अपना आ रहे हैं। एक क्विक कमेंट मैम आपसे चाहूँगा इसको वाइंड अप करने के पहले। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी डिमिनिश हुई है इस शराब घोटाले की वजह से? क्या उनकी उसमें डेंट लगा है? मुझे लगता है कि मिडिल क्लास में कई कारणों की वजह से कुछ तो सेंध लगी है। जी। पुअर, जो गरीब तबका है, झुग्गी झोंपड़ियां हैं, उन वो अभी भी कहते हैं कि वो क्यों नहीं वोट देंगे आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी ने हमारे बच्चों को पढ़ाया, अच्छी वो स्कूलिंग दी, इस तरह की बात करते हो। महिलाएं तो बहुत बात करती हैं, अगर आप घूमिए, जो मैं कुछ पिछले दिनों में कुछ कॉलोनीज में गई हूँ, तो कुछ सेंध लगी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, और उनको एक एहसास तो जरूर होगा कि फ्रेश नैरेटिव, फ्रेश चेहरा काम कर सकता है। चलिए नीरजा जी, शायद मैंने आपसे जो सवाल पूछा था राम जी वाला, मैं वनवास को जेल बोल गया, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। राम जी के वनवास जाने के बाद मुझे बताया गया कि शायद वो जेल निकल गया मुझसे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से लौटे हैं और उनकी जगह आतिशी को ये जिम्मेदारी मिल रही है। थैंक यू सो मच। क्या होगा दिल्ली की राजनीति में? एक दिलचस्प दांव चला है अरविंद केजरीवाल ने, इसका नतीजा क्या निकलेगा उस पर नज़र रहेगी। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नीरजा जी। और अब एक खबर जिसने इस वक्त पश्चिमी एशिया के कई देशों में दहशत पैदा कर दी है, जिसे लेकर पूरी दुनिया भी हैरान है। वो इसलिए कि आज लेबनान में तकरीबन एक ही साथ हिजबुल्लाह से जुड़े कई लोगों के पेजर्स में एक साथ धमाके हुए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन धमाकों में अभी तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, 2700 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मारे गए 8 लोगों में से 3 एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। सीरिया से भी इस तरह की खबरें आई हैं और हिजबुल्लाह के लोग इसे इजराइल का साइबर हमला बता रहे हैं। पेजर धमाकों में लेबनान में ईरान के राजदूत मुस्तफा अमानी के भी जख्मी होने की खबर आई है। कहा जा रहा है कि इजराइल के साइबर हमले के बाद पेजर की लिथियम बैटरियों की हद से ज्यादा गर्म होने के बाद ये ब्लास्ट हुए हैं। इजराइल के कथित साइबर हमले में लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे अली अम्मार के बेटे की भी मौत होने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि एकदम नए मॉडल की ये पेजर हाल ही में हिजबुल्लाह ने खरीदे थे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कार में हिजबुल्लाह के पेजर ब्लास्ट होने से 4 लोग घायल हुए हैं। ये पेजर उसी तरह के होते हैं जो 90 के दशक में भारत में लोग इस्तेमाल करते थे। कुछ वॉकी टॉकी के तरह भी दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह और उसके साथी इस पेजर्स का इस्तेमाल इसीलिए करते थे कि इजराइल की एजेंसी उनको ट्रैक ना कर सके, उनको ढूंढ ना सके। इसको ट्रैक करना आसान काम नहीं है, वरना इजराइल मोबाइल के सिग्नल्स के जरिए आपको ट्रैक आसानी से कर सकती है। ऐसी सुविधा इजराइल की एजेंसी मोसाद के पास है। अरे बड़ी खबर है किस तरीके से आपके पेजर में घंटी बजी, पेजर का खोला आपने और ब्लास्ट हो गया। पश्चिम एशिया की इस खबर पर लगातार एनडीटीवी इंडिया की नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल आज खबरों में मेरे साथ इतना ही। गुड नाइट।